जी, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में कि बेंजीन जो है वो कितना स्टेबल है। एज वी नो दैट बेंजीन इज़ मच मोर स्टेबल एज वी एक्सपेक्ट। इट इज़ मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल। इसकी स्टेबिलिटी होती क्यों है? ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। हमने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि बेंजीन के ऊपर प्लेन, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा वर्क होता है, सिग्मा फ्रेमवर्क उसको कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन को जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब अगर हमने बेंजीन की स्टेबिलिटी का अंदाज़ा लगाना है तो हम उसे एक मॉलिक्यूल से कंपेयर करते हैं। जो मॉलिक्यूल का नाम है जिससे हमने कंपेयर करना है वो है 135 हेक्सा साइक्लोहेक्सा ट्राइईन, जो कि ये स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है। हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो कि अनसैचुरेटेड है वो कितना स्टेबल हो सकता है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी स्टेबिलिटी उतना कम होगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उस मॉलिक्यूल की उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो कम होगी। ये जो स्टेबिलिटी होती है ये इट इज़ ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होती है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है? ये हायर क्लासेस के अंदर हम इसे मोस्टली जो है वो डिस्कस करते हैं। हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन वी सैचुरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड कर लें और उसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करें और उस दौरान जो हीट रिलीज हो उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब हम कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले बारी बारी। हमारे पास एक है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल ये आपके पास मॉलिक्यूल, इसको हमने हाइड्रोजिनेट किया। हाइड्रोजिनेट जब किया तो प्लाटिनम की मौजूदगी में तो इससे बना साइक्लोहेक्सीन। इस दौरान जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी वो थी -119.5 किलो जूल पर मोल। ये हीट रिलीज हुई जब हमने हाइड्रोजन को इस साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल में ऐड किया। ये मोस्टली वही इतनी ही एनर्जी रिलीज़ हुई जो एक सिंपल डबल बॉन्ड के अंदर जो है जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं रिलीज़ होती है। कैलोरी में -30 किलो कैलोरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो किलो जूल के अंदर देखें तो वो -120। तो 119 और 120 आलमोस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये हीट जो थी वो रिलीज़ हुई। सिमिलरली जब हमने एक डबल बॉन्ड की एडिशन कर दी तो वो बन गया 13 साइक्लोहेक्साडाइईन। उसमें जब हमने हाइड्रोजन की एडिशन की तो उस दौरान जो हीट रिलीज़ हुई तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो एक बॉन्ड के अंदर जितनी रिलीज़ हुई अब वो डबल बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी होगी वो डबल रिलीज़ होनी चाहिए। तो डेल एच जब हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी डेल एच की और जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी हम कह सकते हैं उसे कैलकुलेट, तो वो पहली वैल्यू की क्या होगी? डबल हो जाएगी। तो वो रिलीज होनी चाहिए -239 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारे पास हीट ये नहीं हमें ऑब्टेन हुई, बल्कि हीट हमें रिलीज जो हुई वो हुई -231 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हुई, तो मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। वो जो स्टेबिलिटी है इस मॉलिक्यूल की वो ड्यू टू द आपके पास कॉन्जुगेशन की वजह से है। कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये देखें, यहाँ से ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज दोबारा, और फिर ये पॉजिटिव इधर, यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव, और फिर ये इधर शिफ्ट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल ये बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि उस मॉलिक्यूल को किसने सराउंड कर लिया? पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने सराउंड कर लिया। इसे ही हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, और इसी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, जिससे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो कम हो जाती है। अगर अब हम एक डबल बॉन्ड और एडिशन कर दें और वो बना दें 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन, तो इसमें जब हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मालूम की तो वो हम कह देते हैं कि वो फर्स्ट वाली वैल्यू की क्या होगी? 3 टाइम्स होगी। तो हमें ये ऑब्टेन होनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट आए वो क्वाइट सरप्राइजिंग है। हमें जो हीट रिलीज हुई वो हमें ऑब्जर्व हुई -20
8 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतना कम हो गई है कि जो हमारा पास मॉलिक्यूल है वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल की तरफ चला गया है, जिसने उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। एक बात याद रखिएगा, ये जो माइनस का साइन है इसके साथ वैल्यूज़ के साथ, ये सिर्फ हमें ये शो कर रहा है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है। लेकिन अगर हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को कैलकुलेट करें, ये जो थर्ड वाला था, तो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी थी, 358। उसमें से हम ऑब्जर्व वैल्यू को क्या कर देती हैं, माइनस कर देती हैं, तो हमारे पास आ जाती है 150 किलो जूल पर मोल। ये माइनस नहीं आएगा इधर, तो हमारे पास ये ये एनर्जी का जो है वो डिफरेंस आया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है, जब उस पर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बनता है, जिसकी जो एनर्जी है वो कितनी रिलीज़ होती है, -208 किलो जूल पर मोल। अब इसको हम एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं, हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है, और हम वाई एक्सिस पर ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो हमारे पास पहला मॉलिक्यूल था, हमने हाइड्रोजन ऐड किया, इतनी रिलीज एनर्जी हुई, और वो दोबारा से क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर हेक्साडाइन था, तो हमारे पास ये बन गया। ये आपके पास हेक्साट्राइन था, तो हमारे पास ये बन गया। और जो बेंजीन था, जब हमने हाइड्रोजन को ऐड किया तो हमारे पास -208 एनर्जी रिलीज हुई। अब ये हमारा हाइपोथेटिकल कंपाउंड था, और ये वाला जो कंपाउंड था, ये हमारे पास बेंजीन जो कंपाउंड है एक्चुअल कंपाउंड था। अब बेंजीन और हाइपोथेटिकल कंपाउंड के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस आया वो कितना आया, 150 किलो जूल पर मोल। ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया, इस एनर्जी को हम रेजोनेंस एनर्जी भी बोलते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं रेजोनेंस एनर्जी को? रेजोनेंस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन द हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल या कंपाउंड एंड द एक्चुअल कंपाउंड। एक्चुअल कंपाउंड और हाइपोथेटिकल कंपाउंड के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी, और रेजोनेंस एनर्जी के ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है? उसकी रीज़न है ड्यू टू द रेजोनेंस। रेजोनेंस किसकी? वो जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसका डीलोकलाइज्ड होना इस बात की निशानदेही करता है कि मॉलिक्यूल क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबल है। अब अगर हम बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये देखिए, यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर क्रिएट हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अब इधर डीलोकलाइज होगा तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाए। तो आपके पास देखें ये दो कन्फर्मेशन जो है वो इन प्रोसेस से गुजर कर एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन के जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड होता है वो उसके ऊपर, बेंजीन के मॉलिक्यूल के ऊपर, और नीचे जो है वो आप कह लें कि सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एक्स्ट्रा स्टेबल बन जाता है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.